हेलो गाइस, वंस अगेन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लाइट रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमारे पास में जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुई थी वो थी एटीपी और NADPH प्लस H प्लस। लाइट रिएक्शन का जो जेड स्कीम वाला पार्ट है, जो हिल और बेंडॉल ने जो रेकमेंड किया था, वहाँ से हमें पता चल गया कि NADPH प्लस H प्लस कैसे बनता है। अब हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन से उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी दूसरी प्रोडक्ट दैट इज़ एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है लाइट रिएक्शन से। तो ये मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बेसिकली ये सभी प्रोसेस लिंक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। ठीक है, तो PS2 से जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है प्लास्टो क्विनॉन की तरफ जाता है, प्लास्टो क्विनॉन से फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर वहाँ से जाता है PS1 की तरफ। और PS1 में जाने के बाद में क्या होता है कि वो स्ट्रोमा साइड में आपके पास में FNR एंजाइम रहता है, दैट इज़ फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। वो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम साइटोक्रोम B6F या फिर PS1 भी कह सकते हैं, एंड प्रोटॉन लेगा फ्रॉम स्ट्रोमा एंड इट विल फॉर्म NADPH प्लस H प्लस। सो दैट वाज आवर डिस्कशन इन द प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन चल रही है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रही है डिफरेंट पिगमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से। अब हमने एक चीज़ आपको कहा था कि ये जो प्लास्टोक्विनॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम लोग नहीं कह के इसको हम लोग प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर कहते हैं, क्योंकि जब ये किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, मैंने ब्राउन एरो दिखा रखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए, और मैंने ऑरेंज वाला दिखा रखा है प्रोटॉन फ्लो के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब प्लास्टोक्विनॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, साइमल्टेनियसली वो स्ट्रोमा से भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रोमा से भी एक प्रोटॉन खींचेगा। ठीक है, स्ट्रोमा से भी प्रोटॉन खींचने के बाद ये बन गया प्लास्टोक्विनॉन हाइड्राइड। ठीक है, या फिर रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनॉन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब प्लास्टोक्विनॉन हाइड्राइड फिर क्या होगा, फिर साइक्लिक प्रोसेस ये चलता है बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने के लिए ये साइमल्टेनियसली फिर से बैक चला जाएगा प्लास्टोक्विनॉन की तरफ। तो प्लास्टोक्विनॉन जैसे बनेगा, तो जिस प्रोटॉन को इसने प्लास्टोक्विनॉन हाइड्राइड के फॉर्म में ट्रैप करके रखा था उसको वो लूमेन के अंदर छोड़ देता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है थैलाकॉइड का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है। ये आपका लूमेन है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रोमा है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है और ये थैलाकॉइड का लूमेन है। अच्छा, तो हमें पता चला कि ये जो इन्होंने जो प्रोटॉन छोड़ा, प्लास्टोक्विनॉन ने जो प्रोटॉन छोड़ा, वो डायरेक्टली नहीं जाता, वो जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू, वो पंप होता है प्रोटॉन लूमेन की तरफ। लूमेन में फर्दर सप्लाई ऑफ प्रोटॉन भी आती है, कहाँ से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लूमेन की तरफ होती है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी वो तो चली जाएगी PS2 में उसकी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ वो तो डिफ्यूज़ करके बाहर चला जाएगा, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, उसकी डिफ्यूजन होगी, तो ऑक्सीजन वो गैस प्रोड्यूस होगा, वो ऐसे ही रिलीज हो जाएगा। तो बचा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन लूमेन में जमा होता जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली लूमेन में जो प्रोटॉन के सोर्सेज हैं वो बेसिकली दो सोर्सेज हैं। पहला है कि जो प्लास्टोक्विनॉन के थ्रू से जो आ रहा है, और दूसरा है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक बात हम लोग यहाँ पे गौर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे समझ में आएगा कि जैसे जैसे ये रिएक्शन, ये प्रोसेस जैसे जैसे कंटिन्यू होगी, लूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि कंटिन्यूस पंपिंग हो रही है प्रोटॉन्स की, वाटर से भी आ रहा है और प्लास्टोक्विनॉन से भी आ रहा है। और साइमल्टेनियसली प्रोटॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है स्ट्रोमा से। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्लास्टोक्विनॉन जो है, जो प्रोटॉन वो लूमेन को पंप करेगा वो तो स्ट्रोमा से न लेगा, तो स्ट्रोमा से वो वही प्रोटॉन को ट्रैप करेगा। प्लास्टोक्विनॉन ने स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ट्रैप कर लिया, तो स्ट्रोमा में जो है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और लूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग ऐसे भी पीएच के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो स्ट्रोमा में बेसिकली पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई। और लूमेन में क्या हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है।
मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम लूमेन में जो एनवायरनमेंट है वो स्लाइटली एसिडिक होता चला जाएगा और स्ट्रोमा में स्लाइटली अल्कलाइन होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ देर के बाद क्या होगा, जब सफिशिएंटली हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी लूमेन के अंदर, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस अगर है तो उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को डिफ्यूज करनी चाहेगी। तो प्रोटॉन के केस में भी सेम ही हो रही है। लूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और स्ट्रोमा में वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो है एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गई प्रोटॉन की। वो ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ है, लूमेन से स्ट्रोमा की तरफ। मतलब अगर प्रोटॉन को कहीं पे कुछ एक डिफ्यूज करने के लिए चैनल अगर मिल गया तो वो लूमेन से स्ट्रोमा की तरफ डिफ्यूज कर जाएगी। ठीक है। तो वो चैनल बेसिकली ये वाली पार्ट होती है। आप ये जो देख रहे हो इसको हम लोग एटीपी सिंथेस या फिर एटीपी सिंथेटेस या फिर एटीपीएस भी इसको कह देते हैं। ठीक है। तो इसका मैं नाम एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसको हम लोग एटीपी सिंथेस या फिर एटीपीएस या फिर इसको हम लोग ये दो नाम से हम लोग ज़्यादा बेहतर इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो होती है वो लिपिड में इंसॉल्युबल होती है। लिपिड में इंसॉल्युबल अगर है तो वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, ये जो थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है जिसमें लिपिड बाइलेयर है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो उसको क्रॉस करवाने के लिए उसके मूवमेंट को, आप उस मूवमेंट को कैसे कर सकते हो, आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हो उस मूवमेंट को। तो उस मूवमेंट को कौन फैसिलिटेट करेगा, एटीपी सिंथेस या फिर एटीपी एस भी उसको कहते हैं। ठीक है। उसकी जो CF0 पार्ट होती है वही एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल प्रोवाइड करेगी। बेसिकली ये हम लोग CF0 के लिए ही इसको कहते हैं। ठीक है। अब जब प्रोटॉन्स को एक फैसिलिटेटेड चैनल मिल गया डिफ्यूज़ होने के लिए, तो डिफ्यूज़न ऑफ प्रोटॉन भी चालू हो जाएगी। अब जब प्रोटॉन डिफ्यूज़न होगी तो यहाँ पे क्या होगी, जब प्रोटॉन यहाँ से CF0 के थ्रू जब डिफ्यूज़ करेंगे तब क्या होगी, ये जो CF1 यूनिट जो है एटीपीएस या एटीपी सिंथेस के जो CF1 यूनिट है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी। ठीक है। उसमें क्या हो जाएंगी, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी। कब होंगी, जब प्रोटॉन CF0 के थ्रू लूमेन से स्ट्रोमा की तरफ डिफ्यूज़ करेंगे। कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद में ये क्या हो जाएगी, ये एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये तो बेसिकली एक एंजाइम है। अब एंजाइम क्या हो जाएगी, एक्टिव स्टेट में जा चुकी है। तब मतलब कन्फर्मेशनल चेंज है, क्योंकि ये बेसिकली तो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन की। और हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी एंजाइम जो कि मेनली प्रोटीन होती है एक्टिवली काम करने के लिए उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होना नेसेसरी है। जब तक कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा तब तक एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो वही वो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वही कहती है एंजाइम कैटालिसिस के लिए ही। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज जैसी होगी तो वो यहाँ पे जो प्रोसेस वो फॉस्फोराइलेशन को वो कैटालाइज करना शुरू कर देगा। कन्फर्मेशनल चेंज जैसे होगी फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पे ADP होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा। आई मैंने लिख रखा है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। ADP प्लस IP या फिर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज आ चुका है तो वो अभी कैटालिटिकली एक्टिव है। तो ये क्या करेगी, इस एंजाइम को वो अभी ये एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन कर देगा। कंबाइन करने के बाद में ATP फॉर्म हो जाएगी और आपका रिजल्ट क्या होगा, आपके पास में दो चीज़ें प्रोड्यूस होकर आ गई। पहली बात तो ये है कि लूमेन से H+ जो है वो डिफ्यूज़ होकर बाद में आ गए स्ट्रोमा में और ATP आपका बन गया। कैसे बना, ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1 यूनिट ऑफ ATP सिंथेस। ठीक है। अच्छा, रही बात कि इसको फॉस्फोराइलेशन बात तो समझ में आ गई। अब इसको फोटो क्यों कहते हैं, फोटो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि लूमेन के अंदर जो H+ के प्रोटॉन के जितने भी सोर्स हैं, वाटर उनका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ठीक है। वाटर उनका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है और वाटर का जो स्प्लिटिंग है वो लाइट के साथ रिलेशन है उसका। क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगा, जब तक सनलाइट की एनफ एनर्जी नहीं होगी तब तक वाटर मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली स्प्लिट नहीं कर सकता। क्योंकि स्प्लिटिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आती है लाइट से। ठीक है। और फोटोवर्ड जो है वो लाइट के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिंस मेजर सोर्स ऑफ प्रोटॉन इन लूमेन इज वाटर
and the splitting of water is related to sunlight. That is why photophosphorylation is used for the production of ATP in the presence of sunlight. ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख सकता हूँ कि इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं ATP प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, ATP प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. ऊपर से एटीपी प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऊपर से हम लोग जब रेस्पिरेशन में सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में जो प्रोटॉन की ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में तो वो एनर्जी थी सनलाइट की. अब रेस्पिरेशन के केस में जो एनर्जी यूज़ होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट को सेटअप करने के लिए, वो एनर्जी आती है ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एनर्जी से आती है वो. ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन का जो फॉस्फोराइलेशन है, फिर रेस्पिरेशन के केस में जो एटीपी प्रोडक्शन होती है, उसको हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन या फिर मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करवाया है, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट से हम लोग फर्दर एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसलिए ये वर्ड दोनों में लिंक होते हैं. तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा. अच्छा, अब बात है कि इस थ्योरी को दिया किसने. इस थ्योरी को दिया था बेसिकली पीटर मिचेल ने. ठीक है ना, पीटर मिचेल. अगर हम लोग ध्यान में रखना है कि इन्होंने फोटोफॉस्फोराइलेशन लेकिन नहीं दिया था. इन्होंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है. ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का टर्म जो है इन्होंने ही दिया था. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था, माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस. ठीक है, और सिंस थाइलाकोइड में भी सिमिलर प्रोसेस होती है, सिर्फ यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी अलग है. ठीक है, और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस यूज हो रहे हैं यहाँ पे अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली देखें तो प्रोसेस तो सेम ही है. इसलिए इसको भी हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह देते हैं. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन so that you stay updated whenever my new video is released. Till then, keep studying and stay tuned.